तुम रिकॉर्डिंग ठीक है। तो मैं इसको कंटिन्यू करते हैं अपन। लास्ट टाइम अपन जो पढ़ रहे थे ना, वो था अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो अपन कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट लेट अस मतलब थोड़ा सा और आगे पढ़ के फिर थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे बीच बीच में। तो मैंने लास्ट टाइम आपको रेजोल्यूशन पढ़ाया था, आपको याद होगा। अभी अपन को पढ़ना है दैट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी इन कंपाउंड्स। मैं लिखूंगा दैट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी इन कंपाउंड्स, एक्टिविटी इन कंपाउंड्स, कंपाउंड्स which do not have chiral center। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कायरल सेंटर नहीं होते हैं, मैंने इनको पढ़ाया क्या आपको ये वाला पार्ट, ऑप्टिकल एक्टिविटी इन कंपाउंड्स व्हिच डू नॉट हैव कायरल सेंटर, ये पढ़ाया क्या आपको मैंने? हाँ, ये मैं पढ़ा चुका हूं। तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे याद है, इसलिए मैंने पूछा, मुझे याद है क्योंकि हाँ कायरल एक्सिस वाला पार्ट अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो अगर अपन कायरल एक्सिस वाला पार्ट पढ़ चुके हैं तो फिर अपन को कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स पढ़ने हैं। तो मैं आपको कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स थोड़े पढ़ा देता हूँ। तो मैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म पढ़ाना है मुझे। मैं देख, लास्ट लेक्चर में अपन आइसोमर्स पढ़ रहे थे, लेकिन अपन कैलकुलेशन पढ़ रहे थे, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइसोमर्स। तो शीट में भी आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप बोलोगे तो मैं अभी और एग्जांपल करवा सकता हूं, तुम बोलोगे तो करवा सकता हूं। इफ यू रिक्वायर्ड कि भाई हमको और एग्जांपल करवा दो, मैं करवा सकता हूं। अदरवाइज थोड़ा आगे पढ़ते हैं, बोलो। आगे बढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो मैं आपको ना थोड़ा सा, क्योंकि अभी थोड़ा सा कंफर्मेशनल आइसोमरिज्म पढ़ लेते हैं, अपन नेक्स्ट टाइम और क्वेश्चंस कर लेंगे। तो वैसे भी ऑलमोस्ट हाफ एन आवर तो मेरा गया, मैं उसमें ठीक कर लूंगा उसको संडे को। कंफर्मेशनल आइसोमरिज्म, देखो कंफर्मेशनल आइसोमरिज्म जो होता है ना, वो होता है कि भाई, है ना, कंफर्मेशनल आइसोमरिज्म जो होगा, इट एग्जिस्ट इन कंपाउंड्स, compounds where there is free rotation between the bonds, between the bonds of atoms is permitted, है permitted। एक्चुअली अपन ने अभी जो स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ा था उसमें फ्री रोटेशन परमिटेड नहीं होता। जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म था, उसमें भी रेस्ट्रिक्ट रोटेशन था। और अपन ने ऑप्टिकल पढ़ा, तो ऑप्टिकल में भी अपन को ऐसे नहीं था कि भाई आप अपनी मर्जी से कुछ रोटेट कर सकते हो कायरल सेंटर में। अगर अपनी मर्जी से आप किसी को एक्सचेंज करोगे तो वो फिर दूसरा आइसोमर बन जाएगा। तो यहाँ फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता, आपको फिक्स करना होता है। अगर आपको इसका एनेंटियोमर बनाना है, एक से दूसरे में कन्वर्ट करना है, तो आपको एटलीस्ट 80 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी, 80 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी देनी होती है। तो इतना एनर्जी आप दोगे तभी एक आइसोमर दूसरे में कन्वर्ट होगा, ऐसे इजीली नहीं होगा। कन्फर्मेशनल में बहुत कम एनर्जी चाहिए होता है, इट विल बी लेस देन 20 किलो जूल्स एनर्जी, तो इंटर कन्वर्ट करने के लिए। तो ठीक है, विल राइट दैट। इसमें फिर अपन कहेंगे कि भाई वेयर द फ्री रोटेशन इज पॉसिबल। तो यहाँ पर अपन को जो अपने सिलेबस में है उसमें है कि जनरली द सेट एग्जांपल अगर अपन लिखेंगे तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स, क्योंकि उनमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते नहीं है। तो अपन कहेंगे जनरली जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, जनरली इट एग्जिस्ट इन सैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स में होगा। ठीक है, वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स में होगा। तो अपन जनरली इसमें जो पढ़ेंगे वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स में होता है, तो अपन उसको सैचुरेटेड कंपाउंड्स में पढ़ लेते हैं। सो जैसे एग्जांपल में अपन लिखेंगे तो एल्केन्स होता है। एल्केन्स में ये मोस्टली अपन से पूछेंगे, और सिलेबस में भी एल्केन्स है। एल्कोहल्स भी हो सकते हैं, दूसरे कंपाउंड भी हो सकते हैं, बट दे मस्ट बी सैचुरेटेड, अपन ऐसे बोलते हैं।
तो conformers are projected in, they are projected in two types, that is एक होता है Sawhorse projection, ठीक है, प्रोजेक्शन, और दूसरा होता है दैट इज न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है ना, दूसरा होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो एक सॉहर्स प्रोजेक्शन है, एक न्यूमैन प्रोजेक्शन है। दोनों का ही आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया है क्योंकि अपन ने स्कूल के लिए पढ़ रखा है प्रोजेक्शन, दोनों का ही थोड़ा थोड़ा आइडिया अपने लिए है। तो मैं एक बार एग्जांपल ले लेता हूँ, स्कूल के लिए भी अपन ने लिया हुआ है मोस्टली, उसमें ही मतलब उसी से अपन को मोस्टली पूछते हैं। एग्जांपल जैसे अपन लेते हैं इन एल्केन्स, और अपन ईथेन की बात करते हैं। ईथेन में CH3 है, यहां भी CH3 है, तो इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो उसमें फ्री रोटेशन होगा। डबल बॉन्ड में फ्री रोटेशन नहीं होता और ट्रिपल बॉन्ड में भी फ्री रोटेशन नहीं होता। तो अपन एक बार मतलब सॉहर्स प्रोजेक्शन देख लेते हैं, प्रोजेक्शन, और उसके बाद अपन न्यूमैन प्रोजेक्शन में उसको कन्वर्ट करके चेक कर लेंगे। हमें पता है ये भी sp3 है और ये भी sp3 है, ऑब्वियस सी बात है। अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। तो सॉहर्स प्रोजेक्शन मैंने पहले आपको बताया कि वो स्कूल के लिए जब अपन ने पढ़ा था तो मैंने आपको सॉहर्स प्रोजेक्शन में ऐसे बताया था, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड एक ही प्लेन में है, इसका भी दोनों बॉन्ड एक ही प्लेन में है, ये वाला मेरी तरफ होगा मतलब अपनी तरफ होगा, और ये वाला हमसे दूर होगा, तो अपन कहेंगे ये बॉन्ड ऐसे, राइट। तो ये हाइड्रोजन एक ही प्लेन में है दोनों, ये वाले हाइड्रोजन एक ही प्लेन में होंगे दोनों, और ये वाले हाइड्रोजन भी एक ही प्लेन में होंगे दोनों। तो इसको अपन कहते हैं सॉहर्स प्रोजेक्शन। मतलब ये जो बनेगा, ये दोनों कार्बन और दोनों हाइड्रोजन ये वाले एक ही प्लेन होगा, ये भी एक ही प्लेन में होंगे, टू डायमेंशनल प्लेन में, और ये चार भी एटम टू डायमेंशनल प्लेन जैसे बनाए। तो इसको अपन कहेंगे कि सिंस दीज बॉन्ड्स आर इन सेम प्लेन, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एक ही प्लेन में प्रेजेंट हैं, तो यहां पर अपन कहेंगे इनमें रिपल्शन भी होगा, और रिपल्शन होगा तो इसको अपन कहते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म। जो कम स्टेबल फॉर्म होता है उसको अपन एक्लिप्स्ड फॉर्म बोलते हैं, इसको अपन कहते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म, जो कम स्टेबल फॉर्म होता है। लेकिन अगर इसको थोड़ा हम रोटेट करते हैं, अगर हम थोड़ा रोटेट करेंगे तो विल गेट लाइक दिस। जैसे इस वाले कार्बन को ऐसे ही रहने देते हैं, और इस वाले कार्बन एटम को, जो ये वाला कार्बन एटम है जो अपन ने इधर लिखा है, ये वाला कार्बन एटम को मैंने ऐसे ही रहने दिया, ये तो हाइड्रोजन होगा और ये अपन ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन इस कार्बन को, बाहर वाला जो कार्बन एटम होगा ये वाला, इसको अपन रोटेट करते हैं 180। अगर आप इसको 180 रोटेट करोगे तो यू विल गेट दैट कि जो ऊपर हाइड्रोजन था वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल है। सो विल राइट लाइक दिस, और ये वाला हाइड्रोजन एटम 180 होगा तो इस तरफ आ जाएगा, जिसको अपन बेंच फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये वाला हाइड्रोजन एटम हमसे दूर चला जाएगा, और 180 मतलब इधर अपोजिट में बनेगा उसका बॉन्ड, तो वो ऐसे एट 180 रोटेशन। किसी भी एक्लिप्स फॉर्म को अगर आप 180 रोटेट करोगे तो दैट इज कॉल्ड अ स्टैगर्ड फॉर्म, इसको अपन स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं, इसको अपन स्टैगर्ड फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन द एक्लिप्स। तो अपन क्या बोलते हैं कि जनरली जो कन्फर्मर्स होते हैं, कन्फर्मर्स में हाइड्रोजन के बीच में कोई रिपल्शन नहीं होता है। सो इन कन्फर्मर्स देयर इज नो रिपल्शन, वंडरवॉल रिपल्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एटम्स, राइट। So in conformers there is no van der Waals repulsion between hydrogen atom. तो जो हाइड्रोजन एटम होगा उनमें कोई रिपल्शन नहीं होगा। So in conformers there is no repulsion between hydrogen atom. No repulsion between hydrogen atom. Between H atom, H atom के बीच में कोई रिपल्शन नहीं होगा। यहाँ पर अपन कहेंगे अब ये दोनों हाइड्रोजन एटम एक ही प्लेन में है, लेकिन ये दोनों प्लेन में है तो लेकिन अपोजिट है, तो फिर अपोजिट होगा तो इनका रिपल्शन नहीं होगा। तो अपन क्या लिखेंगे, इथेन जो है इसमें अपन कहेंगे कि इन राइट ना, इथेन द स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन द एक्लिप्स्ड फॉर्म। जो स्टैगर्ड फॉर्म होता है इज मोर स्टेबल
देन इक्लिप्स्ड फॉर्म, देन इक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है। बाय इथेन में होता है तो बाय 3 किलो कैलोरीज, या आप उसको 12 पॉइंट लिख सकते हो, 13.1 या फिर 13.2 किलो जूल्स। कैलोरीज को आपको कन्वर्ट करना आता है 4.2 से मल्टीप्लाई करके बाय 3 किलो कैलोरीज। तो मतलब इसकी एनर्जी 3 किलो कैलोरीज कम होगी इसके कंपैरिजन में, तो ये ज्यादा स्टेबल है, दिस इज मोर स्टेबल। अब अपन कहेंगे सर इसमें जो स्टेबिलिटी वो है किसकी वजह से, तो अपन लिखेंगे मेनली ड्यू टू। अब आपने बताया कि यहाँ वंडरवॉल रिपल्शन तो है नहीं, तो मैं ये तो नहीं बोल सकता कि इन दोनों में वंडरवॉल रिपल्शन कम होगा इनके कंपैरिजन में, क्योंकि आपने कहा कि कन्फर्मर्स में वंडरवॉल रिपल्शन नहीं होता, राइट। तो फिर किसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल है इससे, तो अपन कहते हैं मेनली ड्यू टू टॉर्शनल स्ट्रेन। अपन लिखेंगे टॉर्शनल स्ट्रेन। अब अपन ने वंडरवॉल स्ट्रेन तो सुना था, है ना, उसी को अपन स्टेरिक स्ट्रेन बोलते थे। अब ये टॉर्शनल स्ट्रेन तो नया नाम हो गया अपने लिए। तो टॉर्शनल स्ट्रेन जो होता है इट इज द रिपल्शन बिटवीन, इट इज द रिपल्शन, जो टॉर्शनल स्ट्रेन होता है ना, इट इज द रिपल्शन बिटवीन द ऑर्बिटल्स ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, इट इज द ऑर्बिटल्स ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, उसको अपन कहते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। तो अभी क्या होगा कि अगर अपन चेक करेंगे ना इसमें, जैसे अपन को ये गिवन है, तो इसमें क्या होगा कि देख कार्बन एटम है, इसका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा बॉन्ड, इधर जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है वो pp ओवरलैपिंग है, sp3 ओवरलैपिंग है, इधर भी sp3 ओवरलैपिंग है, और इधर भी sp3 ऑर्बिटल है, और ये s ऑर्बिटल उससे ओवरलैप करेगा, s ऑर्बिटल उससे ओवरलैप करेगा। तो इधर भी बॉन्ड्स हैं अपन को पता है, इधर भी बॉन्ड्स हैं। तो ये जो क्लाउड होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसका इस ऑर्बिटल के साथ भी रिपल्शन होगा, इसका भी इस ऑर्बिटल के साथ रिपल्शन होगा। मतलब दोनों तरफ से ऑर्बिटल्स का एक ही प्लेन में एक ही तरफ से इसका रिपल्शन होगा, बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा, क्योंकि ये भी रिपेल कर रहा होगा, यहां से ये भी रिपेल कर रहा होगा, ये दोनों को रिपेल करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा। तो अपन कहेंगे इसमें क्या हो जाता है ऐसे, तो अपन कहेंगे इसमें ये हो जाएगा कि जैसे ये कार्बन कार्बन है ना दो, इसका एक ये जो ऑर्बिटल है और इसका जो p ऑर्बिटल है, इसमें जो ओवरलैपिंग है, तो इसका s ऑर्बिटल ऊपर की तरफ है, लेकिन इसका sp3 ऑर्बिटल जो है वो नीचे की तरफ है। तो इसका रिपल्शन यहाँ से यहाँ पर नीचे की तरफ से होगा, जबकि इसका रिपल्शन ऊपर की तरफ से होगा। तो इस रिपल्शन से तो कम ही होगा ना, क्योंकि ये तो दोनों ही एक ही तरफ से उस ऑर्बिटल को रिपेल कर रहे हैं, तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। यहाँ पर अलग अलग प्लेन में है ना, ये ऊपर से प्लेन में रिपेल करेगा, ये बॉटम साइड से उस ऑर्बिटल को रिपेल करेगा, तो उतना रिपल्शन जनरेट नहीं हो पाएगा जितना एक ही प्लेन में ये दोनों एक ही प्लेन में ये दोनों एक ही प्लेन में इधर वाले बॉन्ड्स में, तो उससे रिपल्शन ज्यादा जनरेट होता है। तो द रिपल्शन बिटवीन द ऑर्बिटल्स ऑफ द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड टॉर्शनल स्ट्रेन। अब वो स्ट्रेन कम होता है, इसलिए हम जनरली कहीं और बात नहीं करते हैं, लेकिन हमें टॉर्शनल स्ट्रेन की बात करनी चाहिए। सो दैट इज अबाउट द टॉर्शनल स्ट्रेन, ठीक है ना। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, फिर इसमें इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन कम होता है, इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन ज्यादा होता है, क्योंकि ऑर्बिटल एक ही प्लेन से ऑर्बिटल्स को, ऑल ऑर्बिटल आर इन द सेम प्लेन, तो रिपल्शन ज्यादा होगा, ये इधर ऊपर से रिपेल करेगा, जबकि ये बॉटम साइड से रिपेल करेगा, तो फिर उधर रिपल्शन कम होगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। अब अपन कहेंगे ठीक है, वी गॉट दैट कि भाई कैसे ऑर्बिटल का रिपल्शन अपन बनाते हैं और किस टाइप से वो रिपेल करेगा। तो हमें भी ये पता चल गया कि इसमें जो रिपल्शन है इट इज मेनली ड्यू टू जो टॉर्शनल स्ट्रेन की वजह से रिपल्शन है, और वो कम होगा स्टैगर्ड फॉर्म में। इसको अपन न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अगर अपन न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना होगा, इस कार्बन को इसके सामने, मतलब ये जो बॉन्ड है ऐसे, तो इधर कार्बन था, ये बाहर वाला कार्बन है, ये अंदर की तरफ कार्बन है, तो अपन इस कार्बन को इसके बिल्कुल ऐसे एक्सिस पे लेके आएंगे कि बिल्कुल इस कार्बन को इसके सामने लेके आएंगे। तो ये इसको अपन कहते हैं बैक साइड कार्बन, इसको अपन कहते हैं फ्रंट साइड कार्बन। तो ये बैक साइड कार्बन है, ठीक है ना, ये बैक साइड कार्बन एटम है, और वो दूसरा वाला जो है वो फ्रंट साइड कार्बन है। तो अपन चलो देखते हैं। तो अब अपन लिखने वाले न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब अगर अपन न्यूमैन प्रोजेक्शन की बात करेंगे,
तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में एक्चुअली हम सर्कल बना के रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। वैसे प्रोजेक्शंस मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, है ना। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में अपन ने पढ़ा हुआ है, और ये पढ़ा हुआ है कि पीछे वाले कार्बन एटम को आप सर्कल से डिनोट करोगे और बाहर वाले कार्बन एटम को आप पूरा बनाओगे। तो जो पीछे वाले कार्बन एटम होते हैं उनसे जो एटम अटैच्ड होते हैं उन एटम का अपन सर्कल से बॉन्ड बनाते हैं, मतलब अपन ऐसे बना लेंगे। इसके बॉन्ड यहाँ सर्कल से शुरू करेंगे, पीछे वाले कार्बन एटम के बॉन्ड्स, ये 3 बॉन्ड्स हो। जबकि सामने वाले कार्बन एटम के बॉन्ड हम पूरा बनाएंगे उस सर्कल में। तो सामने वाले कार्बन एटम के बॉन्ड्स अपन ऐसे बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं। ये हो। तो ये कार्बन एटम है, इसके पीछे एक और कार्बन एटम है जो ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये अगर अपन फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म होगा तो अपन को पता है, अगर इस कार्बन को इस कार्बन के सामने लेके आओगे तो मुझे ये कार्बन दिखेगा लेकिन पीछे वाला कार्बन नहीं दिखेगा। मुझे ये हाइड्रोजन दिखेगा लेकिन ये वाला हाइड्रोजन नहीं दिखेगा। तो बाहर वाला हाइड्रोजन दिखेगा, पीछे वाला नहीं दिखेगा। लेकिन हमें रिप्रेजेंट तो करना ही होता है, लेकिन हमें अंडरस्टूड है कि जो आपने यहाँ पर बनाया है सर्कल से, वो जस्ट इसके पीछे, मतलब वो पीछे वाले कार्बन से अटैच्ड है। तो ये इसका एक्लिप्स्ड कन्फर्मर था, ठीक है, ये एक्लिप्स्ड फॉर्म है। अगर अपन इसको 60 डिग्री रोटेट करते हैं तो 60 डिग्री रोटेट करते हैं, अब किसी एक ही को आप 60 डिग्री रोटेट करो तो अज्यूम कर लेते हैं हम बैक साइड कार्बन एटम, दोनों में से किसी को भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो अपन क्या करेंगे, थोड़ा इजी, मतलब वो स्मूथ राइटिंग में अपन को ऐसे आ जाता है कि भाई इसको ऐसे ही रख लेते हैं, सामने वाले कार्बन एटम को, पीछे वाले को 60 डिग्री रोटेट कर लेते हैं, तो विल गेट। अगर अपन फिर से इसको 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो विल गेट लाइक दिस। यहाँ पर ये फिर अपने पास ऐसे आ जाएगा, विल हैव हाइड्रोजन, विल हैव हाइड्रोजन। लेकिन अब इसमें 60 डिग्री रोटेट करोगे तो ये तो पैरेलल बन जाएंगे और वापस वैसे ही बन जाएंगे, तो इधर तो नहीं आने वाला ये, और ये भी इधर नहीं आने वाला, अपन को पता है। तो अपन क्या करेंगे, फिर 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो इधर वाले वापस पैरेलल आ जाएंगे। ये हाइड्रोजन एटम हो गया, इधर भी हाइड्रोजन एटम हो गया, और इधर भी हाइड्रोजन एटम हो गया। और फिर 60 डिग्री आप रोटेट करोगे तो फिर अब तक आप 180 डिग्री रोटेट कर चुके हो, तो 180 डिग्री में इट विल बी लाइक दिस। इधर हाइड्रोजन हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, और इधर हाइड्रोजन। तो इसमें जो ये वाला होगा इसको अपन स्टैगर्ड फॉर्म कहेंगे। तो अपन कहेंगे सर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है हमारे लिए, सेकंड और फोर्थ में कोई डिफरेंस नहीं। तो इसको भी बोल देते हैं अपन, मतलब स्टैगर्ड कन्फर्मर, क्योंकि इन दोनों में कोई डिफरेंस तो है नहीं। लेकिन अपन कहेंगे, बोल सकते हैं कि ये स्टैगर्ड है और ये एक्लिप्स्ड है, हमें बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप एक्लिप्स्ड बनाओगे और उससे मुझे बनाने के लिए बोलोगे कि बताओ ये स्टैगर्ड है, इससे एक्लिप्स्ड बनाना है, तो मैं हमेशा यही बताऊंगा कि स्टैगर्ड से एक्लिप्स्ड तभी बनता है जब आप 180 डिग्री रोटेट करो। इट डजंट मैटर कि वो थोड़ा रोटेशन के बाद भी अपन को वही मिल रहा है कन्फर्मर जो बन रहा है, स्टैगर्ड बन रहा है। लेकिन हमेशा अपन प्रेडिक्ट यही करेंगे कि जब अपन एक्लिप्स को 180 डिग्री रोटेट करेंगे किसी एक कार्बन एटम को होल्ड करके दूसरे कार्बन एटम को, तो फिर अपन को जो स्ट्रक्चर बनेगा, कन्फर्मर बनेगा, उसको अपन स्टैगर्ड बोलते हैं। और अगर स्टैगर्ड को भी रोटेट करोगे आप तो आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई आप स्टैगर्ड को रोटेट कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हाँ अलग होगा ना तो अपन बताएंगे ना, मैं बताऊंगा ना अलग अगर होगा तो। अभी तो बस अपन यही पढ़ रहे हैं, फिर और अगर अलग होगा तो मैं बताऊंगा ना, तो अपन और भी पढ़ेंगे। तो ये अगर अपन ऐसे लिखेंगे तो विल राइट दैट हमारे पास ये हाइड्रोजन है, मैंने फिर 60 डिग्री रोटेट किया इसको, फिर 60 डिग्री रोटेट करोगे तो अपन को फिर ऐसे मिल जाएगा, भाई ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और इधर भी हाइड्रोजन है, ऐसे मिलेगा। फिर 60 डिग्री रोटेट करोगे तो फिर सर स्टैगर्ड मिल गया मुझे तो। लेकिन अपन उसे स्टैगर्ड नहीं कहेंगे, अपन स्टैगर्ड अपन उसको बोलेंगे जो फुली इक्लिप्स से 180 पे बनाया होगा आपने, लेकिन वो दिख तो रहे हैं एक जैसे। हाँ इसमें दिख रहे हैं एक जैसे, लेकिन वो स्टैगर्ड नहीं। तो अपन फिर रोटेट करें तो विल गेट दैट कि हमें तो सेम स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अगर इसके बाद रोटेट करोगे आप तो विल गेट द सेम स्ट्रक्चर जो फुली इक्लिप्स्ड आप बनाए थे। तो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, अपन को पता है, और इधर आपको वापस हाइड्रोजन वैसे ही बन गया जैसे आपने ये बनाया था। तो इसमें तो अपन को पता है भाई, इसको अब होगा क्या ना, न्यूमैन प्रोजेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस रादर देन सॉहर्ट्ज प्रोजेक्शन, क्योंकि सॉहर्ट्ज को अपन न्यूमैन में लिख सकते हैं। अब अगर हमें न्यूमैन को सॉहर्ट्ज लिखना है तो इसको उठा के साइड में रख लो जैसे ये था,
तो इसको उठा के आपने इसके सामने रखा तो यू गॉट दैट न्यूमन प्रोजेक्शन। तो इसको उठा के इधर साइड में रख लो तो कार्बन कार्बन बॉन्ड तो होगा और सारे एटम अपन को दिख रहे होंगे, तो देन दैट विल बी कॉल्ड एज अ न्यूमन स्टैगर्ड सॉर्स प्रोजेक्शन। अब इसमें अपन कहेंगे देखो इसमें तो मतलब ज्यादा तो स्ट्रक्चर नहीं बन रहे थे, बस एक ये बन रहा था एक ये बन रहा था, लेकिन अपन ये बोल सकते हैं कि ये स्टेबल स्ट्रक्चर है, इसके 1 2 और 3 जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल है, जबकि 1 2 और 3 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो अनस्टेबल है। ये दोनों तो सेम ही थे, मतलब वापस अपन ने इसको रोटेट करके इधर बना लिया 60 डिग्री पे, तो 3 स्टेबल है 3 अनस्टेबल स्ट्रक्चर बोलेंगे, राइट। सो दीज आर द स्ट्रक्चर व्हाट वी हैव। अब अपन कहेंगे इसमें ज्यादा कोई पूछने वाला नहीं है अपन से, तो अपन इसमें लिखते हैं दैट इज सपोज अपने पास प्रोपेन होता तो क्या करते हैं अपन, तो अपन एक बार प्रोपेन के बारे में देख लेते हैं, राइट ना। तो प्रोपेन को लिखेंगे अगर अपन, तो अपन लिखेंगे देख भाई अगर प्रोपेन होगा तो CH2CH3 लिखूंगा, तो अपन इसकी जगह क्या करेंगे, अपन लिखेंगे प्रोपेन लिख देते हैं इसकी जगह, तो विल राइट दैट कि भाई अगर प्रोपेन होगा स्टैगर्ड कन्फर्मर नो डाउट ज्यादा स्टेबल होगा, बट इट विल बी स्टैगर्ड वाला जो होगा वो थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर प्रोपेन लिखेंगे तो अपन कहेंगे देखो भाई ये 1 है ये 2 है और ये 3 है, मैं क्या करता हूँ 1 2 3 में 2 और 3 में बॉन्ड बना लेता हूँ, तो ये 1 है ये 2 है और ये 3 है, ये 1 है ये 2 है और ये 3 है। आप 1 2 में भी बना सकते हो और 3 को लिख सकते हो CH3 जैसे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, पीछे वाले कार्बन एटम को आपने CH3 लिखा है तो मैं पीछे वाले कार्बन एटम को रोटेट करता रहूंगा, पीछे वाले कार्बन एटम को अगर अपन रोटेट करेंगे तो विल गेट द स्ट्रक्चर लाइक दिस। आप पीछे वाले कार्बन एटम को रोटेट कर रहे हो तो मुझे ये स्ट्रक्चर मिलता रहेगा एंड विल गेट द स्टैगर्ड कन्फर्मर लाइक दिस। तो अपन कहेंगे इट इज मेल। अब इसमें भी क्या हाइड्रोजन का तो वन डबल रिपल्शन होता नहीं है, ये तो आपने मुझे बताया ही है। हम तो इसलिए बता रहे हो कि यहाँ पर भी PP ओवरलैपिंग sp3 ओवरलैपिंग है, यहाँ भी sp3 है, क्योंकि यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड यहाँ भी है और कार्बन कार्बन बॉन्ड यहाँ भी है, जबकि इथेन में यहाँ CH बॉन्ड था, ये कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड था, तो उसका क्लाउड छोटा ही होगा कार्बन कार्बन के ओवरलैपिंग के कंपैरिजन में। यहाँ भी बड़ा क्लाउड यहाँ भी बड़ा क्लाउड, थोड़ा सा टॉर्सनल स्ट्रेन बढ़ जाएगा, तभी तो आपने 3.3 लिखा इंस्टेड ऑफ 3। थोड़ा सा CH3 के इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बढ़ने की वजह से यहाँ रिपल्शन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, उस वजह से इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है इसके कंपैरिजन, तो नो डाउट सो देयर इज नो रिपल्शन बिटवीन। अपन यहाँ पर मेनली ड्यू टू वही लिखेंगे, अगर हमें बताना है कि बताओ भाई इसमें इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा क्यों है, तो अपन कहेंगे टॉर्सनल स्ट्रेन की वजह से। रीजन क्योंकि CH3 तो है लेकिन हाइड्रोजन का कन्फर्मर्स में वंडरवॉल रिपल्शन नहीं होता, ये इसके कन्फर्मर्स हैं, ये स्टैगर्ड होगा जब फुली इक्लिप्स्ड, आपके ये इक्लिप्स्ड है तो आप उसको ये स्टैगर्ड बताओ, राइट। अब अपन अगर ब्यूटेन के लिए चेक करेंगे तो ब्यूटेन के बारे में चेक कर लेते हैं अपन, क्योंकि ब्यूटेन में अपन को थोड़ा क्वेश्चंस अच्छे आ सकते हैं। लेकिन ब्यूटेन में अगर आप बनाओगे तो यहाँ भी CH3 लिख लोगे यहाँ भी CH3 लिख लोगे तो ब्यूटेन हो जाएगा। तो अपन ब्यूटेन में क्या करेंगे ना, डायरेक्टली न्यूमन प्रोजेक्शन की ही बात करेंगे, अपन बाकी की बात नहीं करेंगे ब्यूटेन, अपन डायरेक्टली न्यूमन प्रोजेक्शन की बात, ठीक है। अपन डायरेक्टली प्रेडिक्ट नहीं करेंगे न्यूमन प्रोजेक्शन, तो अपन डायरेक्टली न्यूमन प्रोजेक्शन में आते हैं। तो अब इसमें भी अपन कहेंगे क्वेश्चंस, तो इसमें भी अपन से ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाले, ज्यादा अपन से पूछेंगे तो दैट इज ब्यूटेन से ही पूछेंगे, तो अपन ब्यूटेन को, मैं ब्यूटेन वाले पार्ट को देख लेता हूं, तो नेक्स्ट अपन कर लेते हैं ब्यूटेन वाले पार्ट, ठीक है। तो अपन लिखते हैं इन ब्यूटेन, तो अपन थर्ड एग्जांपल लिख लेते हैं, थर्ड एग्जांपल विल बी फॉर द ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में क्या होगा कि अपन लिखेंगे देख भाई यहाँ पर CH3 है CH2 है CH2 है और CH3 होगा, इसमें अपन लिखेंगे ये 1 है ये 2 है ये 3 है ये 4 है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सिमेट्री, मतलब ऐसे बनाएंगे अपन की थोड़ा सिमेट्रिक हो जाए। लेक्चर नोट मतलब लेक्चर नोट्स उसमें आता है ना अपना, मतलब लेक्चर नोट्स, अच्छा इसमें ज्यादा समझ में आ रहा है क्या, करोगे सर इसमें ऐसे ही पढ़ाओ आप, नहीं यार मुझे वैसे, चलो देख लेंगे कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे कभी कभी वैसे, अच्छा नोट्स भी मिल जाते हैं। हाँ ठीक है,
नोट्स में क्या ना वो मतलब ये नोट्स नहीं आएंगे उसमें हर्ष, बेटा उसमें जो अपन करेंगे जो मतलब रिकॉर्ड उसमें नोट्स नहीं आएंगे क्या? सर रिकॉर्डेड वीडियो होगा सिर्फ। अच्छा वीडियो की रिकॉर्डिंग, इसकी नोट्स की नहीं होगी तो ठीक है। मैं नोट्स आपको इसमें से भेज दूंगा, लास्ट में सेव करूंगा और देखते हैं अपन नोट्स भेज देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें नोट्स भेज दूंगा, है ना? तो अपन भेज दूंगा, मैं नोट्स भेज दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना? अपन मतलब नोट्स भेज, ठीक है। फिर मैं अगर मतलब ऐसे नोट्स भी चाहिए तुमको तो अपन बैठ के भी मतलब डिस्कस कर सकते हैं, कभी बोर्ड पे कभी इस पे कर लेंगे। तुम लोग बता देना जैसे कहोगे वैसे। हाँ थोड़ा चेंजेस होगा तो अपन को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलेगा, मैं दोनों चीजें कर लूंगा। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे ना, जैसे अपन बात कर रहे थे थोड़ा सा कि भाई अपने पास ये गिवन है ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में क्या होता है, जैसे अपन चेक करेंगे ब्यूटेन में तो न्यूमन प्रोजेक्शन की बात करते हैं अपन इसमें। तो ब्यूटेन के जो न्यूमन प्रोजेक्शन होंगे वो उसमें अपन ऐसे बना लेंगे कि देख भाई, एक तो बाहर वाला कार्बन एटम हो गया, इधर CH3 है, इधर H है, इधर H है, और इधर एक CH3 है और इधर भी H है और इधर भी H है, ऐसे बना। तो इस टाइप से न्यूमन प्रोजेक्शन आ जाएगा अपने पास। तो थोड़ा सा मतलब अपन ऐसे कर सकते हैं इसमें, वैसे, है ना? कि अगर अपन इसको थोड़ा सा, एक मिनट रुकना, इसको थोड़ा अच्छा ही बना देता हूँ फिर मैं नोट्स के लिए। तो अपन क्या करेंगे ना, इसको अपन एक ऐसे बना लेते हैं ना, एक सर्कल ही बना देते हैं अपन पहले, फटाफट 60 डिग्री रोटेशन करेंगे अपन। तो एक दो, मैं तीन, ये 60 डिग्री रोटेट करके बनाऊंगा, और जरूरी नहीं कि अच्छे दिखे, उनको बस बनाने से मतलब है ना? अपन ऐसे बना लेते हैं। तो एक 180 मतलब ये 60 60 60 180 हो गया। उसके बाद हटाना पड़ेगा तो हटा देंगे। चल भाई, शुरू कर लेता हूँ। अच्छे सर्कल बन गए, कोई बात नहीं, अब इससे अच्छे और क्या बनेगा अपने पास, है ना? अब क्या हो गया? अच्छा कलर्स भी यूज कर सकते हैं, हाँ यार इसमें तो अपन कलर भी यूज करेंगे। हाँ 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 हाँ। अब एक्चुअली ना इसकी हैबिट नहीं है मुझे पढ़ाने की इसलिए, लेकिन अपन कलर यूज कर लेंगे, कोई बात नहीं, चलो। लेकिन अपन खेलते नहीं है, फटाफट पढ़ते हैं, केमिस्ट्री बहुत ज्यादा होती है। अच्छा देख, अब अपन इसमें क्या करेंगे ना, जैसे अपन लिखेंगे कि भाई अपने पास गिवन है ये ऐसे ब्यूटेन, तो ब्यूटेन में अपन क्या करेंगे ना, ये CH3 है, ये H है और ये H है। तो पीछे वाले कार्बन एटम के लिए अपन लिख लेंगे इसमें CH3 है और इधर H है और इधर एक H है, एक H है। अब पीछे वाले कार्बन एटम को 60 डिग्री रोटेट करते हैं। अगर अपन 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो बाहर वाला कार्बन एटम तो वैसे ही रहेगा, ये H है, और अपन कहेंगे ये H है, और इधर CH3 है, और इधर CH3 आ जाएगा, और इधर भी CH3 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है। तो अब मैं कहूंगा कि भाई ठीक है, फिर 60 डिग्री रोटेट करते हैं अपन, तो फिर से 60 डिग्री अगर रोटेट करूंगा तो आई गेट लाइक दिस। यहाँ पर H था, यहाँ पर H है, यहाँ CH3 है, और यहाँ पर CH3 आ जाएगा, यहाँ पर एक और H आएगा, और यहाँ पर एक और H आएगा, विल गेट लाइक। फिर अपन क्या कर सकते हैं, अपन फिर और बना सकते हैं भाई, ऐसे बना बता सकते हैं अपन कि भाई फिर से अगर अपन चेक करेंगे तो इसमें फिर 60 डिग्री के बाद अपन ऐसे बना लेते हैं, ये CH3 है, इधर CH3 है, और इधर भी CH3 है, और इधर भी CH3, ये 60, ये 60, ये 60 डिग्री रोटेट किया। ठीक है। तो इधर H और इधर H, अपन फिर क्या कर सकते हैं, फिर अपन बना सकते हैं, दैट इज विल राइट दैट भाई इधर इसको फिर 60 डिग्री रोटेट कर लो, तो फिर 60 डिग्री रोटेट कर दिया अपन ने, तो ये तो वैसे ही रखा अपन ने, इधर H था, इधर H था, इधर CH3 है अपने पास, तो अपन कहेंगे इधर CH3 है, इधर भी H है, और इधर भी H है, और फिर 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो विल गेट लाइक दिस। इसमें ना अगर 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो इधर CH3 है, और इधर H है, इधर H है, तो अपन कहेंगे इधर CH3 आएगा, इधर H आएगा, और इधर H। फिर 60 डिग्री रोटेट करते हैं अपन, तो अपन को पता है वापस आप एक्लिप्स फॉर्म बना लोगे, ये अपने पास वापस एक्लिप्स फॉर्म बन गया, ये H है, ये H है, ये CH3 है, इधर अपन ने एक CH3 ले लेते हैं अपन, और इधर भी H ले लेते हैं अपन, और इधर भी ये बन जाएंगे।
अब देखते हैं अपन करना क्या है। अब अपन इसमें क्या करेंगे ना, जैसे अपन को गिवन है ना ये वाला पार्ट, तो इसमें अपन कहेंगे जैसे ये सारे के सारे 60 डिग्री रोटेट किया आपने। अब इसमें नंबर्स दे देते हैं अपन, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, राइट, ये अपन 5 लिखेंगे, ये 5 है, ये 6 है, और 7 और 1 तो एक जैसे, मतलब 6 बनाए अपन ने, ठीक है, अपन ने 6 बनाए। तो अब अपन कहेंगे इनमें से ना जो अपन ने बनाए हुए हैं, अब यहाँ पर अगर अपन स्टेबिलिटी चेक करें, अब अपन स्टेबिलिटी की बात करेंगे, तो लेट अस चेक कि भाई स्टेबिलिटी में क्या क्या डिफरेंस आएगा अपने पास, ठीक है, अपने पास स्टेबिलिटी में क्या क्या डिफरेंस आएगा वो देखते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन अपने पास है। अब अगर अपन चेक करेंगे तो स्टेबिलिटी में अपन कहेंगे देख भाई इसमें वंडरवॉल रिपल्शन भी नहीं होगा, तो मैं इसमें एक बार चेक कर लेता हूँ क्या क्या होगा कहाँ पर। तो इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन होगा और वंडरवॉल स्ट्रेन एंड टॉर्सनल दोनों। टॉर्सनल क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल है ना ऐसे, और वंडरवॉल क्यों? क्योंकि बड़े बल्कि ग्रुप इधर है, ये बल्कि ग्रुप दोनों ही है ना, इधर ही है। इसमें वंडरवॉल स्ट्रेन कम होगा और टॉर्सनल होगा ही नहीं, only less वंडरवॉल स्ट्रेन। टॉर्सनल स्ट्रेन तभी होता है जब बॉन्ड पैरेलल होते हैं, मतलब इसमें क्या होगा, टॉर्सनल स्ट्रेन, मेनली टॉर्सनल, मेनली, नो टॉर्सनल। और अब ये तो बिल्कुल अपोजिट है, नो वंडरवॉल। तो इसमें इसमें अपन कहेंगे भाई इसमें टॉर्सनल तो है बट नॉट वंडरवॉल, वंडरवॉल इसमें, तो अपन कहेंगे इसमें दैट इज लेस वंडरवॉल बट नो टॉर्सनल, बट लेस वंडरवॉल। लेस क्यों? क्योंकि CH3 थोड़ा दूर तो है ही, वंडरवॉल्स ये। अब अपन स्टेबिलिटी में अगर देखें तो इसमें तो कोई भी स्ट्रेन नहीं है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, और इसी को अपन कहते हैं स्टैगर्ड, इसको अपन बोलते हैं स्टैगर्ड। ठीक है ना, ये स्टैगर्ड फॉर्म था। तो अब अपन कहेंगे भाई ठीक है ये तो स्टैगर्ड फॉर्म है, ये एक्लिप्स्ड फॉर्म। अब इसमें ना स्टेबिलिटी वगैरह जो है ना, अगर अपन चेक करें तो सर ये भी स्टैगर्ड जैसे, ये भी स्टैगर्ड जैसे, इसमें मेनली टॉर्सनल स्ट्रेन भी है, और इसमें थोड़ा थोड़ा मतलब CH3 और H है, लेकिन यहाँ पर ग्रुप्स जो है वो पास पास, इसमें सारे ग्रुप दूर दूर। तो फिर इसको अपन क्या करते हैं, इसको दूसरा नाम देते हैं, इसको फुली एक्लिप्स्ड और इसको एक्लिप्स्ड फॉर्म, पार्शियली एक्लिप्स्ड, मतलब एक फुली एक्लिप्स्ड बोल दिया, एक पार्शियली। तो फुली इक्लिप्स्ड और पार्शियली इक्लिप्स्ड में अपन कहेंगे कि भाई पार्शियली इक्लिप्स्ड जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा ये पार्शियली इक्लिप्स्ड, क्योंकि बॉन्ड पैरेलल होते हैं तो अपन इक्लिप्स्ड वर्ड यूज करते हैं। तो ये पार्शियली इक्लिप्स्ड हो गया, ये भी पार्शियली इक्लिप्स्ड हो जाएगा, पार्शियली इक्लिप्स्ड, ठीक है। और ये जो फॉर्म होते हैं इसको अपन, अगर ये स्टैगर्ड है तो इसको पार्शियली स्टैगर्ड भी बोल देते हैं, राइट ना, इसको पार्शियली स्टैगर्ड भी बोल देते हैं। लेकिन अपन क्या बोलते हैं, इनको एक नाम और दे सकते हैं। अपन क्या बोलते हैं, अपन कहते हैं कि भाई देख अगर फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म को मैं यहां पर लिख लेता हूं, नोट करके मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा, एक सेंटेंस। सो 60 डिग्री रोटेशन in any direction from fully eclipsed form, fully eclipsed form gives skew form,
मतलब ये आप मुझे स्क्यू फॉर्म बताने वाले हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, ये वाला भी आप स्क्यू फॉर्म बताने, राइट। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात अपन कहेंगे सेकंड पॉइंट, अपन चेक कर लेते हैं सेकंड पॉइंट में। पहले अपन एक बार इनके स्टेबिलिटी की बात ऑर्डर लिख लेते हैं, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर, अगर अपन स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करेंगे ना, तो इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल 4 होगा। अब नाम तो लिखा ही हुआ है तो लिखने की जरूरत नहीं है, फोर्थ वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, दैट इज अ स्टैगर्ड फॉर्म। उसके बाद अपन स्क्यू फॉर्म बोलेंगे, मतलब 2 इक्वल टू, ये भी स्क्यू फॉर्म था, दैट इज 6, ये ज्यादा स्टेबल होगा 2 इक्वल टू 6 के अलावा, ये दोनों ज्यादा स्टेबल होंगे। फिर पार्शियली इक्लिप्स लिखते हैं, पार्शियली इक्लिप्स में 3 है ना, वो 3 इक्वल टू लिख लेंगे अपन, दैट इज इक्वल टू, ये 3 था और ये 5, और ये ज्यादा स्टेबल होगा फुली इक्लिप्स फॉर्म से, दैट इज 1 इक्वल टू 7, ऐसे लिख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल स्टैगर्ड फॉर्म था, रीजन उसमें कोई किसी भी टाइप का स्ट्रेन नहीं था, देयर इज नो स्ट्रेन, दैट्स व्हाई उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, राइट। फिर उसके बाद सेकंड में अपन ने कहा ये स्क्यू फॉर्म है, क्योंकि इसमें वंडरवॉल रिपल्शन काफी कम है। इवन अगर कोई ऐसा ग्रुप होता जो थोड़ा भी दूर दूर होता, तो शायद मैं उसमें वंडरवॉल अट्रैक्शन बोल देता। अपन को पता है क्या होता है, दो गैसेस जब बहुत दूर होते हैं, नो रिपल्शन नो अट्रैक्शन, आइडियल गैस। एक पॉइंट पे आके उनमें अट्रैक्शन शुरू होता है, फिर अट्रैक्शन शुरू होते 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 जब वो बहुत पास आते हैं, तो उनमें रिपल्शन शुरू होता है और अट्रैक्शन कम होना शुरू हो जाता है। वो ऐसे पढ़ते हैं ना अपन, वो अपने Z वर्सेस P का ग्राफ ऐसे पढ़ते हैं ना, ये अट्रैक्शन होता गया ये मैक्सिमम अट्रैक्शन। इसके बाद अपन करते हैं कि अट्रैक्शन तो है लेकिन रिपल्शन भी शुरू हो गया, तो अट्रैक्शन कम हो रहा है। इस पॉइंट पे आके अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं। उसके बाद रिपल्शन विल बी ग्रेटर देन अट्रैक्शन व्हेन Z इज ग्रेटर देन 1। तो वो आइडिया अपन को है कि मतलब किस टाइप से, तो अगर कोई ग्रुप ऐसे होते हैं जिनमें अट्रैक्शन हो सकता है, तो अपन वहां पर वंडरवॉल अट्रैक्शन बोलते हैं। वैसे अपन को ज्यादा सोचना नहीं है, अपन हमेशा रिपल्शन ही बताएंगे, क्योंकि एक ही एग्जांपल है जिसमें मतलब ये अट्रैक्शन हो सकता है, एंड दैट इज क्लोरीन। अगर Cl का साइज वैसे होता है जिससे कि उनमें अट्रैक्शन हो जाता है, वरना अट्रैक्शन कभी नहीं होता है ना। मतलब यहाँ पर इनमें रिपल्शन ही होता है, बट रिपल्शन कम होता है। तो अगर Cl होते दोनों तो अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। तो मैं Cl वाला एग्जांपल बताऊंगा आपको, याद रखना, कभी और भी बता सकता हूं मैं। तो अपन इसमें बता देंगे कि भाई ये अपने पास मतलब ये इनमें डिफरेंस है, तो अपन कहेंगे ठीक है, ये मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर है। अगर अपन इसके और इसकी स्टेबिलिटी में चेक करें, अगर इसका और इसका स्टेबिलिटी में चेक करेंगे, तो इट विल बी अराउंड, जैसे अपन चेक करेंगे तो 25 के आसपास आएगा इन दोनों में। जैसे स्टैगर्ड और फुली इक्लिप्स जो है, इनमें ही मैक्सिमम डिफरेंस होगा स्टेबिलिटी का, तो मैक्सिमम डिफरेंस इनमें होगा। फिर उसके बाद स्टैगर्ड का इससे डिफरेंस होगा, इससे डिफरेंस होगा एनर्जी में, और उसके बाद इससे डिफरेंस होगा। तो अपन क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड का डिफरेंस इन दोनों से ज्यादा नहीं होता, नियरली 3.8 का ही डिफरेंस होता है, ठीक है ना, नियरली 3.8 किलो जूल्स का ही डिफरेंस, बहुत ज्यादा नहीं। स्टैगर्ड का इसके साथ भी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता, वो भी डिफरेंस अराउंड मतलब विल से दैट 16 किलो जूल्स के आसपास होता है। और ये वाला जो डिफरेंस होता है ये सबसे ज्यादा होता है, दैट इज अराउंड 25 किलो, राइट। तो ये डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम और इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो इस टाइप से बनता है। अब इसमें एक और पार्ट आता है, दैट इज कॉल्ड, इसको अपन स्क्यू एंड गॉची फॉर्म दोनों ही बोलते हैं, स्क्यू एंड गॉची फॉर्म दोनों ही बोलते हैं।
तो मैं स्क्यू एंड गॉची फॉर्म दोनों ही बोलूंगा इसमें, स्क्यू एंड गॉची एंड गॉची, इसको भी मैं स्क्यू एंड गॉची दोनों ही बोलूंगा, स्क्यू एंड गॉची, हटाने की, सो दैट इज स्क्यू एंड गॉची फॉर्म दोनों ही। अब इसमें ना एक और पार्ट था, दैट इज यहां पर जो मुझे लिखना था ना 60 डिग्री वाला, वो गॉची फॉर्म था, वो स्क्यू फॉर्म भी हो सकता है, लेकिन गॉची फॉर्म अपन ज्यादा बोलेंगे। तो अपन कहेंगे देख मैं स्क्यू फॉर्म लिख रहा हूं, होता क्या है 60 डिग्री पे वो स्क्यू और गॉची दोनों होंगे, वो गलत नहीं है, 60 डिग्री पे स्क्यू और गॉची दोनों होंगे, लेकिन देखते हैं क्या है, इफ राइट ना द कन्फर्मर इज रोटेटेड, कन्फर्मर इज रोटेटेड। अब इसमें एक और वर्ड यूज होता है, दैट इज कॉल्ड डाइहेड्रल एंगल, है ना। मैं यहां पर लिख रहा हूं व्हाट इज डाइहेड्रल एंगल, तो मैं इसमें एक शीट ले लेता हूं अलग, मुझे वो वर्ड भी बताना है, डाइहेड्रल एंगल। डाइहेड्रल एंगल जो होता है वो ऐसे होता है, अगर अपने पास कोई कन्फर्मर है और उसमें अपन को बताना है कि भाई व्हाट इज डाइहेड्रल एंगल, तो ऐसे बताओ। अगर मेरे पास एक कन्फर्मर है, उसमें मैंने ऐसे बॉन्ड बना रखे हैं, ये अपने पास बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, कोई भी एटम हो सकता है, हमें तो कन्फर्मर से मतलब है। अगर ये फुली इक्लिप्स फॉर्म है, मतलब एग्जैक्टली इसके पीछे, फुली इक्लिप्स फॉर्म का मतलब हो गया एग्जैक्टली इसके पीछे एक दूसरा हाइड्रोजन है या दूसरा ग्रुप है, एग्जैक्टली इसके पीछे एक दूसरा ग्रुप है, एग्जैक्टली इसके पीछे एक दूसरा ग्रुप है, तो अपन क्या कहते हैं कि इन दोनों में जो एंगल होता है, ये दोनों एंगल होते हैं ये दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको अपन फाई बोलते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। मतलब जैसे अगर मैं ये एंगल की बात कर रहा हूँ, एक और बना के वो एंगल दिखाता हूँ मैं किस एंगल की बात कर रहा हूँ। ये तो बाहर वाला कार्बन हो गया, ये अंदर वाले कार्बन एटम के बॉन्ड हैं, तो जो अपन डाइहेड्रल एंगल की बात कर रहे हैं, वो डाइहेड्रल एंगल जो होते हैं ना, वो इन दोनों के बीच में एंगल की बात कर रहे हैं। मतलब अगर ये दोनों को इधर लेके आएंगे तो ये जो एंगल होगा इसको मैं फाई बोल रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड डाइहेड्रल एंगल, इसको बोलते हैं अपन डाइहेड्रल एंगल। तो यहां पर जो फाई होगा दैट विल बी इक्वल टू 0, और यहां पर जो फाई होगा ये वाला फाई दैट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो जब भी 60 डिग्री होगा उसी को अपन कहते हैं गॉची फॉर्म, जब 60 डिग्री होगा तो अपन उसे गॉच फॉर्म बोलते हैं, गॉची, मतलब इधर 60 रोटेट करो या उधर को 60 रोटेट करो तो अपन गॉची फॉर्म बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अ डाइहेड्रल एंगल। अब अपन वापस उस पेज पे चलते हैं, तो हमें ये पता चल गया स्क्यू फॉर्म इफ द कन्फर्मर इज रोटेटेड टू एनी डाइहेड्रल एंगल, then we get स्क्रू फॉर्म। स्क्रू नहीं होता, स्क्यू होता है, स्क्रू तो कितना भी रोटेट कर सकता हूं ना मैं, उसको कहते हैं अपन स्क्यू। तो अगर आप कितना भी एंगल पर रोटेट करोगे ना, मतलब इसको अपन कहेंगे 0.5 रोटेट किया मैंने, हाँ तो ठीक है स्क्यू फॉर्म बन गया। मेरी मर्जी मैंने 29 डिग्री रोटेट किया, हाँ तो दे आर स्क्यू फॉर्म। अगर 60 रोटेट करोगे तो मैं गॉची और स्क्यू दोनों बोलूंगा, लेकिन अगर सिर्फ गॉची पूछा है तो मैं सिर्फ 60 डिग्री पे ही गॉची बोल सकता हूं। तो 60 डिग्री रोटेशन इन एनी डायरेक्शन फ्रॉम द फुली इक्लिप्स फॉर्म इज कॉल्ड द गॉची फॉर्म। और अगर आप किसी भी कन्फर्मर को किसी भी एंगल पे रोटेट करोगे डायहेड्रल एंगल पे, तो दे विल बी कॉल्ड स्क्रू फॉर्म। तो स्क्रू से अपन याद रख लेते हैं, स्क्रू ऐसे रोटेट करते हैं अपन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो कितना भी रोटेट कर सकते हैं। सो गॉची फॉर्म होता है 60 डिग्री और स्क्यू फॉर्म होगा एनी डिग्री, बट एट 60 डिग्री आई कैन से दैट इज अ गॉची। और अगर 60 डिग्री पे, क्योंकि स्क्यू को तो मैं किसी पे भी बोल सकता हूं, तो 60 डिग्री पे मैं उसको स्क्यू एंड गॉची दोनों बोल सकता हूं। बट अगर मुझे 60 डिग्री पे दोनों में से किसी एक को लिखना है तो फिर मैं गॉची लिखूंगा। अपन से पूछेंगे बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज गॉची फॉर्म, तो अपन कहेंगे फुली इक्लिप्स से देख लेते हैं,
गॉची फॉर्म कौन सा होगा, दैट विल बी द गॉची फॉर्म। ये अपने पास इसमें क्वेश्चंस होंगे। अब इसमें जो क्वेश्चंस होंगे ना अपन से, वो ऐसे भी पूछेंगे। अगर मान लो, अच्छा इसको अपन ना स्टैगर्ड फॉर्म को एंटी फॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि अपोजिट होते हैं ना ये दोनों, इसलिए एंटी फॉर्म बोलते हैं। और इसको अपन पार्शियली स्टैगर्ड भी बोल सकते हैं, गॉची फॉर्म को ना पार्शियली स्टैगर्ड फॉर्म। पार्शियली स्टैगर्ड क्यों? इसको आप पार्शियली इक्लिप्स बोल रहे हैं ना, फुली। तो अब वो कोई भी वर्ड अपन से यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब अपन अगर इन दोनों को कंपेयर करें, इसको और इसको, इसको और इसको, मतलब मैं 2 और 6 की बात कर रहा हूं। सर स्टैगर्ड फॉर्म कभी इक्लिप्स से लेस स्टेबल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, ठीक है, कभी नहीं हो पाएगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे, ठीक है ना। अब बाकी अपन धीरे धीरे आ रहे हैं ना सारे पॉइंट्स पे, मैं एक एक करके पॉइंट्स डिस्कस करता हूं ना कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे। एक तो अपन से पूछेंगे वो कि भाई मेरे पास गॉची फॉर्म है, बताओ 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या बनेगा। तो 1 2 3 तो बता देंगे, पार्शियली इक्लिप्स बने। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। भाई इसको अगर अपन रोटेट करेंगे 180 डिग्री, तो ये रोटेशन वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक तो रोटेशन वाले अपन पूछ सकते हैं, वो रोटेशन वाले में आपसे क्वेश्चन में पूछ लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन सुनो। अगर मैं 2 और 6 को कंपेयर करूंगा, तो मैं इनको कन्फर्मेशनल एनेंटियोमर्स बोल सकता हूं। भाई देख, एक दूसरे के मिरर इमेज है ना, एक दूसरे के मिरर इमेज। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है, बिकॉज वी नो दैट। हम तो मिरर इमेजेस की बात कर रहे हैं, दे आर नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो मैं बोल रहा हूं ना कन्फर्मेशनल मिरर इमेजेस। तो द टू गॉची फॉर्म्स 2 and 6 कैन बी कॉल्ड एज कन्फर्मेशनल एनेंटियोमर्स, ठीक है। ये अपना फोर्थ पॉइंट है। द टू गॉची फॉर्म्स 2 and 6 can be called as conformational enantiomers. तो अगर सर conformational enantiomers वर्ड यूज कर रहे हो, तो ऐसे भी कर लो, the 1 and 2, the fully eclipsed and the Gaussian form are conformational diastereoisomers. हाँ, फिर आप उसको भी ऐसे कर दो, अगर आप ये कर रहे हो तो आप बोलो ना ये दोनों, क्योंकि मैं इसको भी रोटेट कर सकता था आगे वाले कार्बन एटम को अलग आइसोमर बनाने के लिए, और पीछे वाले को भी रोटेट कर सकता था अलग आइसोमर बनाने। आगे वाले को भी रोटेट कर सकता हूँ अलग आइसोमर बनाने के लिए, पीछे वाले को भी कर सकता हूँ, तो दो हो गए एटम जहां से मैं रोटेशन कर सकता हूँ, तो डायावर्ड आ गया। और ये दोनों आपस में एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं, तो मैं बोल सकता हूँ कन्फर्मेशनल डायस्टीरियोइज्म, बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तो अपन कन्फर्मेशनल, मतलब वहां पर वर्ड यूज होना चाहिए, लेकिन कन्फर्मेशनल के बारे में बता रहे हो, तो मैं उस टाइप से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। दीज टू आर द मिरर इमेजेस ना, ये दोनों देखना, देखो दे आर मिरर इमेजेस पीछे तक ना। भाई ये आपने जो बनाया ना, ऐसे बनाया ना आपने इस पॉइंट नंबर 4 के लिए, तो आपने एक बार ऐसे बनाया, इधर CH3 है, इधर CH3 है, अब पता नहीं क्या बोल रहा है। हाँ सर, समझ में आ गया उसको, ठीक है। अच्छा देख,
अब रुक जाओ तुम लोग, ये और ये था ना मिरर इमेजेस बनाए थे ना, ऐसे बनाना, देख 2 and 6 इधर था ना अपने पास, ऐसे बनाया था कंफर्मेशन एंचुमस ना, तो अपन बता सकते हैं कोई प्रॉब्लम। Any two of these which are not mirror images can be called as conformational diastereoisomers. Yes, they can be called as conformational diastereoisomers. Or any two, ना, any two which are not mirror images of each other, तो वो conformational diastereoisomers, ठीक है ना? Or any two which are not mirror images of each other, which are not mirror images of each other, mirror images, ठीक है? चलो फिर मैं दूसरा एक कुछ और देख लेता हूँ उसमें से। अब इसमें से और क्या अपन से पूछ सकते हैं मुझसे, स्टीव मैंने आइसोमेरिज्म भी चेक कर लिया एक बार, और इसमें स्टेबिलिटी वगैरह सब बता दिया आपको। ले भाई सब अपने पास आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। अब मैं एक बार ना 3 and 5 होगा कन्फर्मेशनल एनेंटियोमर्स, एक मिनट रुको मैं 3 और 5 चेक कर लूँ। 3 and 5, 3 and 5 आर कन्फर्मेशनल एनेंटियोमर्स। कन्फर्मेशनल एनेंटियोमर्स होंगे कैसे? अगर मैं इसको रोटेट करूं तो बाहर वाला से इधर CH3 होगा, बाहर वाला CH3 होगा। हाँ उनको भी बोल सकते हैं अपन, सही है, कोई बात नहीं, पार्शियली लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, सही है। रोटेट करके भी चेक कर लिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लिखो। तो ये अपने पास गिवन थे, दैट इज द जो इससे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। अब इस कंसेप्ट को यूज करके अपन आगे देखते हैं क्या, ठीक है ना। मैं लिखूंगा पॉइंट नंबर 5। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस काफी सारे बन सकते हैं इसमें, तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, जिस टाइप से इसमें क्वेश्चन आएंगे। डिफरेंस ऑफ स्क्यू एंड गॉची, कोई बात नहीं। तो स्क्यू फॉर्म मतलब हो गया जैसे ये है, अब भाई 60 डिग्री रोटेट करोगे तो गॉची बनेगा, लेकिन अगर इसको 1 डिग्री रोटेट करो तो स्क्यू बनेगा, राइट ना। अगर 1 डिग्री रोटेट करूंगा तो कितना, क्या फिर कौन सा आइसोमर बनेगा सर, तो अपन कहेंगे वो स्क्यू बनेगा। एट एनी डिग्री रोटेशन दैट इज कॉल्ड स्क्यू, ठीक है। अब मैं सोच रहा था उसमें ना, क्योंकि तुम लोग इतना ज्योमेट्री पढ़ते हो, उसमें क्वेश्चन ना पूछो सर उसमें आप, मतलब मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ कि अब इतने छोटे छोटे एग्जांपल अगर मैं पूछूंगा तो तुम लोग फिर हंसोगे यार कि मतलब सर आप ना ऐसे हम लोगों को बिल्कुल वैसे समझते हो गया, है ना। जैसे एक हाइड्रोजन इधर ले लेता हूँ मैं, HA कर लेता हूँ, ठीक है, और मैंने एक HB ले लिया इधर, ये HB, ठीक है, ये H हो गया। एक मिनट रुकना, मैं क्वेश्चन बना लूं, ये H हो गया। अब मैं इसमें ना ये वाला जो है ना इधर, एक मिनट रुकना, अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, और मान लेते हैं अपने पास कि अब यहाँ पर भी H था, यहाँ पर भी H था, यहाँ पर भी H है, और इसको HB ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने तुमसे कहा मैं इसको रोटेट करता हूँ, सपोज कर लेता हूँ 35 डिग्री, मेरी मर्जी में तो 35 रोटेट करूंगा। अब 35 डिग्री रोटेट किया ना मैंने, तो ऐसे हो गया, पीछे वाले कार्बन एटम को मैंने 35 रोटेट कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास ये HA हो गया, इधर HB, इधर H हो गया, इधर HB आ गया, और इधर अपने पास दोनों H आ गए इधर। तो अब मैंने तुमसे पूछा कि भाई देख, पहले अपने पास यहाँ पर, अब तुम मुझे ये बताओ कि HA और HB में कितना बॉन्ड एंगल होगा, HA और HB का बॉन्ड एंगल बताओ। तो यहाँ तो HA और HB का बॉन्ड एंगल 120 था, अब पीछे वाला कार्बन आपने रोटेट कर दिया, तो अपन कितना हो जाएगा बॉन्ड एंगल HA HB, अपन 155 बता देंगे। वो कह रहे सर 120 था पहले, अब 35 और रोटेट कर दिया, तो इसका बॉन्ड एंगल जो होगा HA कार्बन HB का जो बॉन्ड एंगल होगा ना, है ना, दैट विल बी इक्वल टू 120 प्लस 30, 150। तो इस टाइप के एग्जांपल अगर पूछो, और ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं आते, एक बात ध्यान रखना,
मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, और आते हैं इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है ना। मतलब मेंस और मेंस में तो पक्का इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे छोटा छोटा। अब ये तो 10th क्लास का ज्योमेट्री हो गया ना अपने लिए, राइट। चलो अब मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूँ, दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मर of the following conformer is correct for, ठीक है ना, is correct for आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन, ठीक है ना। आइसोपेंटेन के लिए कौन सा करेक्ट कन्फर्मर होगा, ठीक है। ये लो प्रीवियस पेज, कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अपन, इसमें बनाता हूँ ऑप्शन। तो इसमें अपने पास एक ऑप्शन गिवन है आइसोपेंटेन। अब आइसोपेंटेन में मैं क्या करूंगा ना, ऐसे बना देता हूं, मेरे पास ऐसे आइसोपेंटेन ये। अब मेरे पास गिवन है CH3 H, और इधर लिखूंगा मैं दैट इज H, और इधर CH3 H, एक दूसरा लिखता हूँ ऐसे, इधर CH3 इधर H, इधर लिखता हूँ दैट इज CH3 और CH3 और नीचे वाला पार्ट CH3 ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। हाँ C वाला लिख देता हूँ मैं ऐसे, दैट इज अपन ने लिखा दैट इज CH3 और फिर CH3 H, और इधर लिखूंगा मैं H H एंड H। फिर अपन लिख लेते हैं एक ऐसे भी लिख लेते हैं डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। दैट इज डी ऑप्शन में मेरे पास गिवन है H H और H, और यहाँ पर मुझे गिवन है CH3, दैट इज CH3 दैट इज, ठीक है, CH3 और H, और एक और लो। इनमें से अब मोर देन वन ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि मैंने तो बस रेंडमली बना दिया, तो अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। मुझे तो सिर्फ ऑप्शन बनाने थे कि विच इज द करेक्ट ऑप्शन। बताओ भाई विच इज द करेक्ट ऑप्शन। आइसोपेंटेन अपन सबको पता है क्या होता है, ये आइसोपेंटेन है। अब इसमें अपन ऐसे कर लेते हैं 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ऑप्शन चेक करते हैं अपन, है अपन ऑप्शन चेक करते हैं। इसमें अगर इसको बना के देखें ना अपन, तो पीछे वाले कार्बन एटम से 2 CH3 अटैच है, तो मैं ना इसको 1 कर लेता हूँ। इधर कार्बन है, नीचे ये वाला कार्बन ऐसे कर लिया, इसको ना ऐसे कर देता हूँ, तो 2 कार्बन एटम से ये वाला अटैच है, ठीक है। तो 2 ये बाहर वाला 3 हो गया, और ये ऊपर वाला 4 हो गया, ये तो करेक्ट है। सेकंड की बात करते हैं। अब सेकंड में तो इट हैज 6 कार्बन एटम, अब 6 कार्बन एटम होंगे तो आइसोपेंटेन तो नहीं हो सकता भाई। 3 ये दिख रहे हैं, ये 4 हो गए, और 2 आपने इधर और पीछे बना रखा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब इसकी बात करते हैं सी वाले की। तो इसमें ना इसको अगर कंपेयर करें अपन, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इधर ये सर्किल कर देता, तो इसमें तो कार्बन एटम ही 4 है, 4 कार्बन एटम है ना, इसमें तो 4 ही कार्बन एटम है ना। तो फिर अपने पास 4 कार्बन एटम हो गए। अब इसकी बात कर लेते हैं। अब इसमें अगर मैं चेक करूंगा ना, तो 1 हो गया, 2 अंदर वाला कार्बन एटम। अब ये तो अगर अपन चेक करेंगे तो ये तो नियोपेंटेन है सर, ये तो नियोपेंटेन है ना, ये तो नियोपेंटेन है, तो ये भी गलत हो गया,
ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। मतलब आपसे नंबर ऑफ कार्बन एटम को भी फटाफट चेक कर लो कि कहीं कार्बन एटम कुछ गड़बड़ तो नहीं। उससे भी उस टाइप के क्वेश्चन देते हैं अपन को, ठीक है ना? तो आप उस टाइप से चेक कर सकते हैं। तो जिसका स्ट्रक्चर बनाना है पहले आप लिख लो, नंबरिंग कर लो और उसके बाद फिर उसमें चेक करो। दूसरा क्वेश्चन decreasing order of stability of conformers. Decreasing order of stability of conformers. Decreasing order of stability of conformers. मेरे पास ऐसे ऑर्डर गिवन है, एक मेरे पास गिवन है ऐसे, तो मैं इसमें इथेन ऑफ इथेन डाइऑन 1 2 डाइऑन ऐसे करते हैं। तो मेरे पास ना ऐसे गिवन था ये कंफर्मर, एक CH3 CH2 हो गया, रुकना है, मैं इसको हटा रहा हूँ इथेन डाइऑन को, क्योंकि फिर मेरे पास लिमिटेशन होगा, मुझे उसके कंफर्मर सोचना पड़ेंगे और फिर बार-बार उसी को बनाना पड़ेगा, तो मेरे पास कोई लिमिटेशन नहीं चाहता मैं। आपको गिवन है, आप अपने आप कैलकुलेट कर लो। मेरे पास CH3 है, H है, OH है और फिर मैं इधर OH बना लेता हूँ, इधर CH3 बना लेता हूँ और इधर H B बना देता हूँ, एक B में मैं इसे बना लेता हूँ। ये CH3 है, इधर भी CH3 है, इधर OH है, इधर OH है और इधर H है और C की बात करते हैं, अपने पास ऐसे गिवन है, C में CH3 है, CH3 है और इधर भी OH है, इधर भी OH है और इधर H है और इधर भी H है, ठीक है। और D में अपन बात करते हैं, दैट इज D में अपने पास ऐसे गिवन है, दैट इज ठीक है। इधर अपने पास CH3 है, इधर OH है, इधर CH3 है और इधर OH है, ये अपन बना चुके हैं। तो इसमें इधर CH3 है और इधर OH है, ठीक है, we have like this, यहाँ पर हाइड्रोजन अब एक बार चेक कर लेता हूँ भाई किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, कोई मतलब ऐसे इजीली अपन कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? हाँ ठीक है, सो मैं एक बात लेकिन अपन को बता दूं मैं आपको कि strength of bonds, strength of bonds, H bonds are stronger than van der Waals forces, and van der Waals forces are stronger than, ये अपने पढ़ा हुआ है वैसे chemical bonding, van der Waals forces are stronger than weak London forces, ये मैंने आपको बता रखा है। इसमें जो एनर्जी होता है वो ऑलमोस्ट नियरली दैट इज 9 to 5 किलो कैलोरीज होता है, इसमें 5 to 2 किलो कैलोरीज होता है और इसमें जो एनर्जी होता है वो 0.5 से 0.2 किलो कैलोरीज होता है, ठीक है। लेट अस चेक स्टेबिलिटी में अगर अपन चेक करेंगे तो आई विल राइट दैट कि देख भाई इन दोनों में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दे विल बी मोर स्टेबल, these two have hydrogen bonding so they will be more stable, तो मतलब B और C ज्यादा स्टेबल है, इसमें नो हाइड्रोजन बॉन्ड्स, नो हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अगर दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं तो C ज्यादा स्टेबल होगा B से। रीजन, C में CH3 स्टैगर्ड कन्फर्मर में है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता बट दे आर इन द स्टैगर्ड कन्फर्मर, जबकि ये गॉच कन्फर्मर में है।
हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें भी है, लेकिन इसमें CH3 भी स्टैगर्ड कन्फर्मर में है, इसमें CH3 इज एन कॉच कन्फर्मर। C इज मोर सुपर बी, क्योंकि दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब इन दोनों में चेक करेंगे तो इधर CH3 में देयर विल बी अ रिपल्शन, ये अपन कहेंगे ऑल दी 4 एटम्स आर ऑन द सेम साइड, वो क्राउडिंग ज्यादा होगा। इसमें अपन कहेंगे ये जो है इसमें 2 एक तरफ है और 2 एक तरफ है, तो क्राउडिंग थोड़ा कम होगा, क्योंकि यहाँ भी ये दोनों होंगे, ये दोनों होंगे, लेकिन इनका आपस में भी रिपल्शन होगा। तो बाय दैट वी कैन राइट C के बाद B आएगा, B के बाद A आएगा और A के बाद D आएगा। दैट विल बी आंसर। किसी को डाउट है तो बोलो, अगर किसी को डाउट है तो बोलो। चलो भाई, सबको समझ में आया। तो इसमें अभी मतलब थोड़ा सा इसमें ग्राफ भी बताना है मुझे, तो हाउ वी कैन राइट द ग्राफ फॉर प्रोपेन, ईथेन एंड ये वाला स्टैगर्ड है बिल्कुल, बट स्टैगर्ड विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। और आपने बताया मुझे कि स्टैगर्ड से वंडरवॉल रिपल्शन कम होता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एनर्जी लिबरेट होती है, वो भी स्टैगर्ड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अट्रैक्शन को हमें हमेशा ज्यादा प्रेफरेंस देना है वंडरवॉल फोर्सेस। ये वैल्यूज लिखने का यही रीजन है कि अपन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा ज्यादा प्रेफरेंस देंगे एज कंपेयर टू वंडरवॉल रिएक्शंस। ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ बताना है मुझे और इनमें थोड़े से क्वेश्चंस और बनाना है। तो नेक्स्ट टाइम पहले अपन थोड़ी देर पढ़ेंगे तो खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है भाई हमारे साथ, और उसके बाद अपन क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज यही रुक जाते हैं। ठीक है, तो फिर रुकते हैं और खत्म करते हैं। ठीक है, चलो भाई बाय। हाँ, नोट्स भेज दूंगा मैं पक्का, अभी डाल देता हूँ। ठीक है, ओके बाय।